हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं क्लास 7th लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 9 है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग प्रोसेस ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड अदर एनिमल्स में ब्रीथिंग प्रोसेस किस टाइप का होता है उस चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि सभी को चैप्टर पढ़ने को मिले। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीडेड टू एनर्जी ड्यू टू वर्क, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको एनर्जी की नीड होती है वर्क करने के लिए। और ये जो एनर्जी होती है हमें, ठीक है, मिलती है हमें, देखो, वो फूड के ब्रेकडाउन से मिलती है। और जो फूड का ब्रेकडाउन होता है सेल्स के अंदर वो रेस्पिरेशन से होता है, ठीक है। यू नीड एनर्जी टू डू रन ईट एंड स्टडी, जैसे कि आपको सबको पता है, ठीक है। और विदाउट एनर्जी जो है कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता है, हर काम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। एंड आज हम देखते हैं कि जो हम ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो होती है ब्लड के द्वारा कैरी होती है और हमारे पूरे बॉडी में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। दिस ऑक्सीजन हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, फूड का ब्रेकडाउन होता है तभी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को, यानी ब्रेकडाउन ऑफ द फूड जो प्रोसेस होता है, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है मेनली 2 टाइप का होता है। एक तो होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एक होता है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के टाइप्स कितने हैं? 2 हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है आपका, ठीक है, इससे आपकी एनर्जी लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है। तो पढ़ लेते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एंड ऑक्सीजन के कारण लार्ज अमाउंट में आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और रिजल्ट के रूप में आपका CO2 यहाँ पे रिलीज होता है, यानी कि आपका जो फूड है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ में मिक्स होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड CO2 और वाटर ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आउट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट जो रेस्पिरेशन था वो एरोबिक होता है, बिकॉज ऑफ ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो एयर के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एयर का प्रेजेंस होता है, एयर एब्सेंट नहीं होता है, ठीक है। अगला हम जो देखेंगे वो है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड नंबर का आपका जो प्रोसेस है, देखो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक में हमने पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पर पढ़ते हैं हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो वो आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो एरोबिक और एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनएरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यीस्ट है एंड बैक्टीरिया है कुछ, ठीक है, जिनमें कि एनएरोबिक जो है रेस्पिरेशन होता है, ठीक है।
एंड अल्कोहल एंड CO2 आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जबकि एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें आपके CO2 और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका अल्कोहल और CO2 यानी कि वाटर की जगह आपका अल्कोहल रिलीज होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, बाकी का एनर्जी जो होता है, एनर्जी एरोबिक में ज़्यादा मिलता है और एनारोबिक में एनर्जी जो है कम मिलता है, लेकिन मिलता है। ठीक है, आगे देखो, ह्यूमन बींग्स एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि हम में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है लेकिन कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। When our body undergoes vigorous muscular activity during the heavy exercise, यानी कि जब हमारे हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब जाके हमारे बॉडी में एनारोबिक जो है रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारे मसल्स में होता है, मसल्स में, और उस टाइम पे लैक्टिक एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस तो होता नहीं है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है तो पूरी तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, इसलिए लैक्टिक एसिड क्या होता है यहाँ पर रिलीज होता है। ठीक है, और हमारी जो मसल्स होती है, ठीक है, उन पर कुछ क्रैम्प्स भी बन जाते हैं, है ना, और ये होता है जो क्रैम्प्स जो बनते हैं हमारे मसल्स पे वो किसके कारण बनते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी से लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी रिलीज होती है जिससे कि हमारी बॉडी पर क्रैम्प्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन बीइंग में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं यानी कि हम दौड़ते हैं या भागते हैं तब जाके हमारे बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अदरवाइज हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और हमें जो ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो ज़्यादा एनर्जी जो है हमें एरोबिक से मिलती है, बट फिर भी हमारे में बॉडी में क्या होता है, एनारोबिक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका फूड होता है, ग्लूकोज जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी के कुछ क्रैम्प्स बनते हैं और एनर्जी तो रिलीज होती है। आगे देखते हैं हम ए हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी में नहाना या फिर मसाज करना। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं, फॉर द रिलीफ मसल्स क्रैम्प्स, यानी कि जो हमारी बॉडी पे मसल्स क्रैम्प्स बनते हैं उनके रिलीफ के लिए हम गर्म पानी से मसाज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इससे ऑक्सीजन की सप्लाई भी मसल्स में बढ़ जाती है, जिससे कि ये जो पार्शियली ब्रेकडाउन होता है वो कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। आगे आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें कि आपका एरोबिक और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसमें डिफरेंस है, उसको कंप्लीट किया गया है, तो हम इसको समझ लेते हैं इजीली। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए देखो, एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, दोनों में ऑक्सीजन होता है बट इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। आगे देखो, इसमें जो एरोबिक में होता है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनारोबिक में सिर्फ पार्टली ब्रेकडाउन होता है, मतलब कम ब्रेकडाउन होता है फूड का। इसमें मोर एनर्जी यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जबकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है वो स्मॉल अमाउंट में होती है, यानी कम होती है। ठीक है, और इसका इक्वेशन कुछ इस टाइप का होता है, इसमें हमें वाटर प्लस में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि उसमें वाटर की जगह हमें CO2 रिलीज होती है। ठीक है, बस, और इसमें वाटर की जगह अल्कोहल होता है। ठीक है, वाटर की जगह अल्कोहल रिलीज होता है। तो ये कुछ डिफरेंस था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। आगे हम देखते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, रेस्पिरेशन में जो होती है टू मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक तो होती है ब्रीथिंग और एक होता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो कि सेल्स के अंदर होता है। तो पहले हम ब्रीथिंग को पढ़ लेते हैं। ब्रीथिंग क्या होती है, तो देखो, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट CO2। ठीक है, यानी वह प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को आउट करते हैं, वो आपका ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, जिसको कि आप भली बात ही जानते हो सब बच्चे। ठीक है, और ये हमारी बॉडी की
अलाइव के लिए मतलब ज़िंदा रहने के लिए हमें कंटिन्यूसली लेनी पड़ती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है, ठीक है। तो टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन, यानी कि सांस लेना जो होता है वो इनहेलेशन होता है, ठीक है। ब्रीथिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक तो इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, ठीक है। एक्सहेलेशन होता है आउट करना, यानी CO2 को आउट करना एक्सहेलेशन होता है, जबकि O2 को लेना इनहेलेशन होता है, ठीक है। ब्रीथ की बात करते हैं हम, ठीक है। तो एक जो ब्रीथ होती है हमारी, यानी कि एक सांस जो होती है हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों से मिलके बनती है, यानी कि आप सांस लेते हो फिर छोड़ते हो, ठीक है। ये आपका 1 ब्रीथ काउंट होता है, ठीक है। और जो ब्रीथिंग ठीक है, ब्रीथिंग रेट क्या होती है, तो देखो ब्रीथिंग रेट इज नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कोई पर्सन कितने टाइम ब्रीथिंग प्रोसेस करता है, वो आपका ब्रीथिंग रेट होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो ब्रीथिंग रेट होता है, ठीक है, नॉर्मली वो 15 to 18 होता है, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में हम 15 to 18 टाइम्स, ठीक है, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। बाकी ये वेरी करता है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम रनिंग करते हैं तो हम ज़्यादा टाइम सांस लेते हैं, वो तो ऑब्वियसली होता ही है, ठीक है। बट नॉर्मल जो होता है वो 15 to 18 के बिटवीन ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द ऑक्सीजन जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि अगर हम यह भी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग रेट जो है हमारा 25 के अक्रॉस मतलब पहुंच जाता है 1 मिनट में, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट है फास्टर ब्रीथिंग मेक्स मोर ऑक्सीजन अवेलेबल इन द बॉडी सेल्स, यानी कि ज़्यादा सांस लेते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ऑक्सीजन से फ्लूइड का ब्रेकडाउन भी ज़्यादा होता है। एंड द ब्रीथिंग रेट गोज डाउन व्हेन द पर्सन स्लीप, ठीक है। यानी कि एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, बट हम अगर सोते हैं तो ब्रीथिंग रेट हमारा डाउन हो जाता है। आगे एक्टिविटी है एक, जिसमें कि हम ये देख रहे हैं कि अगर हम नॉर्मली बुक रीडिंग करते हैं, बैठे रहते हैं, तो हमारा ब्रीथिंग रेट नॉर्मल होता है, लेकिन साइकिलिंग के दौरान हमारा जो ब्रीथिंग रेट्स हैं वो बढ़ जाता है, ठीक है। साइकिलिंग है, वॉकिंग है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है आपका ब्रीथिंग रेट का, एक तरह से एक तो हमने ब्रीथिंग पढ़ ही लिया है, और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि सेल्स के अंदर होता है, वो किस टाइप का होता है उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। द ऑक्सीजन दैट यू ब्रीथ, जो कि आप ब्रीथ करते हो, इट ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, बाय द ब्लड, एंड वेयर द ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो आप ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है, ये आपके ब्लड में मिक्स होता है और पूरी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में सबको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और सेल्स के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है किसका, फूड का, ठीक है। और उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और CO2 आउट होती है, ठीक है। तो दिस ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द सेल्स, ठीक है, टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, एनर्जी के लिए जो फूड का ब्रेकडाउन होता है कहाँ पे होता है, सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। और कब होता है, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं, तो तब ये ब्रेकडाउन होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, और इसे ही हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर मीन्स होता है सेल्स, ठीक है, ठीक है। तो सेल्स का रेस्पिरेशन कब होता है, जब फूड का ब्रेकडाउन होता है, और फूड का ब्रेकडाउन कब होता है, जब ऑक्सीजन हम टेक करते हैं, ठीक है, यानी कि हम सांस लेते हैं तब, ठीक है, सिंपली हम समझे तो। इसलिए जो रेस्पिरेशन होता है वो एक लॉन्ग टर्म होता है, जिसमें कि फूड का ब्रेकडाउन भी इंक्लूड होता है, एनर्जी रिलीजिंग भी इंक्लूड होता है। और जो आप ब्रीथिंग समझते हो, ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, बट रेस्पिरेशन इज द लॉन्ग टर्म, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कि हम जो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं इसमें कौन कौन से हमारे बॉडी जो पार्ट्स हैं इंक्लूड होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी यहाँ पे लेते हैं और उसको पूरा समझते हैं। सर्वल ऑर्गन सारे देखो, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इस प्रोसेस में इंक्लूड रहते हैं, तो उनमें से हम कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन्स की बात करें तो देखो हमारा नॉस्ट्रिल है, ठीक है, और नसल कैविटी है, विंड पाइप है, एंड ट्रैकिया है, ब्रोंची एंड लंग्स, ये सभी इस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके पार्ट्स होते हैं, और ये सभी
यहाँ पर इंक्लूड होते हैं और सबका अपना अपना कुछ फंक्शंस होता है जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करता है। ठीक है, डायग्राम के तौर पे आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका नसल कैविटी होता है जहाँ से कि आपका ऑक्सीजन एंटर होता है और लंग्स तक पहुँचता है। ठीक है, ऑरल कैविटी होता है, ऑरल कैविटी आपके मुंह का कैविटी होता है, जबकि नसल कैविटी आपके नाक का कैविटी होता है। ठीक है, ये आपका फ्रैंक्स होता है जो कि आपके गले में होता है। ठीक है, एंड ट्रैकिया होता है, यानी कि ये जो पाइप होती है उसको ट्रैकिया बोलते हैं। एंड दीज आर टू लंग्स। ठीक है, एंड लंग्स के नीचे जो होता है डायफ्राम होता है जो कि आपका चेस्ट कैविटी को क्या करता है, स्टोमक से अलग करता है। अब हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस, पासेज ऑफ एयर। ठीक है, देखो, एयर इंटर आवर बॉडी थ्रू द टू होल्स दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, ओके, एंड थ्रू द नसल कैविटी, ठीक है, टू द विंड पाइप। ठीक है, नॉस्ट्रिल के द्वारा हमारा एयर इंटर होता है, नसल कैविटी में होता हुआ विंड पाइप में जाता है। विंड पाइप को ही ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया इज नॉट अदर थिंग, ओके। आगे देखो, फ्रॉम जो आपका विंड पाइप होता है, एयर पासेज इनटू द टू स्मॉल ट्यूब्स दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्चीज। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में बता दूं ब्रॉन्चीज क्या होती हैं। ये देखो कि ये आपका जो होता है, ये आपका विंड पाइप होता है, यहाँ से ऐसे और ऐसे दो स्मॉल ट्यूब्स निकलती है जिनको कि क्या बोलते हैं, हम ब्रॉन्चीज बोलते हैं। ठीक है, और सिंगुलर में अगर हम बोलते हैं तो ब्रेंचल्स बोलते हैं। ईच ब्रॉन्च एंटर द इनटू लंग्स, तो कि ये जो ब्रॉन्चीज होती है लंग्स में एंटर होती है। एंड इनसाइड द लंग्स ईच ब्रॉन्चीज डिवाइड्स ऑन द स्मॉल ट्यूब्स दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्चियल्स। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, इसमें हालांकि दिख नहीं रहा इस वाले डायग्राम में। ठीक है, यानी ब्रॉन्चीज आगे जाके डिवाइडेशन होती है, यानी ब्रॉन्चीज की जो हम बोल सकते हैं शाखाएं होती है वो ब्रॉन्चिल्स होती हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ब्रॉन्चिल्स, ठीक है, यानी ब्रॉन्चिल्स के एंड पे क्या होता है कि टिनी एयर सैक होते हैं। हाँ, छोटे छोटे टिनी एयर सैक होते हैं जिनमें कि एयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मतलब एयर जाके फिल होता है। ठीक है, उनको हम एल्बोलीज कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्बोलीज बोलते हैं। ठीक है, एंड द वॉल्स ऑफ द एल्बोलीज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ थिन ब्लड कैपिलरीज थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन टेक प्लेस। कहने का मतलब ये है कि जो आपके ब्रॉन्चल्स होते हैं, ठीक है, ब्रॉन्चल्स जो होती है, एल्बोलीज जो होती है, वो आपके ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कैपिलरीज हम बोल सकते हैं, ब्लड वीजल्स भी बोल सकते हैं, उनसे कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम होता है। हम एक बार और इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखो, हमारे सबसे पहले जो है एयर एंटर करेगी नॉस्ट्रिल में, नॉस्ट्रिल में होके नसल कैविटी में, फिर हमारे ट्रैकिया यानी विंड पाइप में जाएगी, विंड पाइप से फिर ब्रॉन्ची से ब्रॉन्चिल्स में जाएगी, और ब्रॉन्चिल्स के पास में एयर सैक होते हैं जो कि हमारे एल्बोली से कनेक्ट होते हैं, और एल्बोली जो है हमारे ब्लड वीजल से कनेक्टेड होती है, यानी कि ब्लड से कनेक्टेड होती है। ठीक है, एक मिनट आगे देखते हैं हम। तो ये हमारा कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। लंग्स आर सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी। देखो, लंग्स जो होते हैं ना चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं, क्योंकि चेस्ट कैविटी लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसलिए चेस्ट कैविटी मतलब रिबकेज होती है जो कि हमारे दिखती है चेस्ट कैविटी में, रिबकेज यहाँ पे भी दिख रही है रही। ठीक है, और ये मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम जो कि नीचे की तरफ होता है चेस्ट कैविटी के। ठीक है, इससे डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम का मूवमेंट होता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है नीचे यानी कि डाउन पोजीशन में होता है, और सांस छोड़ते हैं तो अप पोजीशन में होता है। ठीक है, ये डायफ्राम का काम होता है। यहाँ पे हम इस डायग्राम में डायफ्राम को समझते हैं। देखो, जैसे हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन का मतलब है ऑक्सीजन को हम अपने अंदर लेते हैं, तो डायफ्राम आपका जो होता है डाउन पोजीशन में होता है, मैं आपको समझा रहा था अभी, ये रहा। और जब आप गैस को बाहर छोड़ते हो, आउट करते हो, ठीक है, तब डायफ्राम जो होता है आपका अप पोजीशन में होता है, मतलब ऊपर उठता है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायफ्राम की स्थिति को समझ रहे हैं। आगे हम इसको पढ़ते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस का जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है। तो देखो,
सेम यही बात इसमें होती है, अदर कुछ नहीं होती। कि जैसे आप इनहेलेशन करते हो, ठीक है, इनहेलेशन में आपका जो रिब होता है वो ऊपर साइड यानी कि अप मूवमेंट होता है, ठीक है, रिब का, और डायफ्राम का डाउन मूवमेंट होता है जब आप सांस लेते हो, ठीक है। और अब जब से आप एक्सलेशन करते हो, मतलब जब आप सांस को छोड़ते हो, ठीक है, तो आपका रिब का जो है, रिब्स जो होती हैं उसका मूवमेंट क्या होता है, ठीक है, डाउन होता है यानी कि इनवर्ट्स होता है, ठीक है। जबकि आपका जो डायफ्राम है उसका मूवमेंट क्या होता है, अप होता है जब आप सांस छोड़ते हो, ठीक है। सिंपली मैंने आपको ये समझा दिया है, इससे अच्छा और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपका एक यहाँ पे छोटा सा बिंदु समझ सकते हो या फिर टॉपिक समझ सकते हो, कुछ भी मान लो इसको। यहाँ पे दे रखा है कि ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज, यानी कि हमेशा नाक से ही ब्रीथ करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, हम एक्चुअली मुंह से भी कभी कभी ब्रीथ कर लेते हैं, बट वो आपका ठीक नहीं रहता है, ठीक है। उसका रीजन्स है यहाँ पर, ठीक है, आप पढ़ लो एक बार कि यू शुड ऑलवेज इनहेल थ्रू योर नोज बिकॉज ऑफ द नोज हैज टिनी हेयर, ठीक है, मक्कस विच ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर यू इनहेल, यानी कि हमारी नाक में कुछ टिनी हेयर होते हैं जो कि जब हम सांस लेते हैं तो ये कुछ डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं। और अगर मान लीजिए आप यही ब्रीथिंग प्रोसेस अगर आप मुंह से करते हो तो मुंह से ये डस्ट पार्टिकल जो है हमारे लंग्स में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमेशा सलाह दी जाती है कि हमें नोज से ही क्या करनी चाहिए, ब्रीथिंग प्रोसेस करनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे देखो। नेक्स्ट पेज पे दे रखा है कि द एयर यू इनहेल, यानी कि जो आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो उसमें से 0.04% तो आपका CO2 होता है, बाकी का 21 आपका O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। बाकी का कुछ वाटर वेपर होता है, ठीक है। द एयर यू एक्सहेल, और जो तुम छोड़ते हो मतलब एक्सहेल करते हो, जो तुम छोड़ते हो उसमें 4.4% तो CO2 होता है, बाकी का 16% या आपका O2 होता है, ठीक है। बाकी का कुछ वाटर वेपर होता है। इट शोज इट सम ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन द आवर बॉडी, तो यहाँ पर आपका ये शो हो रहा है कि हमारे बॉडी के द्वारा ऑक्सीजन का कुछ पार्ट जो होता है वो टेक किया जाता है, यानी कि लिया जाता है। बाकी की एक्टिविटी 2 और 3 यहाँ पर दे रखी हैं, 4 एंड 5। फोर्थ एक्टिविटी में आपको ये शो हो रहा है कि आप जब आप एक्सेल करते हो तो CO2 रिलीज होती है, ठीक है। आप इसके बार पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। और 5th में आपको ये शो हो रहा है कि जब आप एक्सेल करते हो तो वाटर पेपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो बंदा है वो मिरर पर एक्सेल कर रहा है, यानी मिरर के सामने होके एक्सेल कर रहा है, तो मिरर पर इसको कुछ पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई दे रही है। इससे ये पता चलता है कि हम जब एक्सेल करते हैं तो वाटर पेपर रिलीज होता है, ठीक है। आगे आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस दे रखा है, तो पढ़ लीजिए, ये टेबल भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज सिंपल वे में हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग जो होती है फिजिकल प्रोसेस होती है, जबकि रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस, ठीक है। दोनों ही ब्रेकडाउन और फूड के लिए होती है। ब्रीथिंग में आपका CO2 ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आपके देखो यहाँ पर नो एनर्जी रिलीज्ड, ब्रीथिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, जबकि एनर्जी में जो रेस्पिरेशन होता है ये एनर्जी के लिए होता है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि यहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और ये ब्रीथिंग प्रोसेस आउटसाइड द सेल्स होती है, जबकि रेस्पिरेशन जो होता है आपके सेल्स के अंदर होता है, क्योंकि इसलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो यानी कि ब्रीथिंग और जो रेस्पिरेशन है ये थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। ब्रीथिंग इंक्लूड होती है रेस्पिरेशन में, ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन एक लॉन्ग टर्म होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ये तो हो गया ह्यूमन बीइंग के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, ठीक है। कुछ और एनिमल्स हैं उनमें ब्रीथिंग प्रोसेस किस टाइप का होता है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग मैनी एनिमल्स सच एज एलिफेंट है, काऊ है, लॉयंस है, गॉड्स है, ठीक है, सब में ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। और सब में क्या होती है, चेस्ट कैविटी भी होती है, ठीक है। तो उनके बारे में क्या कहा है हमारा,
वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, डिफरेंट एनिमल्स हैव द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द ब्रीथिंग। लेट्स लर्न अबाउट द फ्यू ऑफ देम, यानी इनमें से कुछ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला है कॉकरोच, ठीक है। तो कॉकरोच में जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो स्पारिकल्स के द्वारा होता है, ठीक है, जो कि इसमें होते हैं। हम पढ़ते हैं कॉकरोच के बारे में पहले ही। तो देखो, कॉकरोच जो होता है एक इंसेक्ट्स होता है, ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज टेक इनसाइड द बॉडी बाय द ओपनिंग प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होता है कि दो ओपनिंग होती है, जैसे हमारे नॉस्ट्रिल होते हैं ना, नॉस्ट्रिल, ऐसे इनके दो ओपनिंग होती है, यानी कि दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से ये ऑक्सीजन को टेक करते हैं, ठीक है। और ये सामने होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, ऐसे डॉट, ठीक है, डॉट जैसे होते हैं ऐसे, बस। इनको हम बोलते हैं, ठीक है, स्पारिकल्स, ठीक है। और ये स्पारिकल्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, यानी कि बिंड पाइप से कनेक्टेड होते हैं एक तरह से स्पारिकल्स, ठीक है। और स्पारिकल्स जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन को टेक करते हैं, फिर आगे भेज देते हैं, ठीक है। तो द ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पारिकल्स, स्पारिकल्स से एंटर होती है एंड गोज द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड डिफ्यूज इनटू बॉडी टिश्यूज, ठीक है, रीचिंग ईच सेल्स। उसके बाद में हर सेल्स को मिलती है, यानी कि प्रोसेस तो सेम होता है। हमारे पास नोस्ट्रिल होती है, उसके पास क्या होती है, स्पारिकल्स होती है, जिनसे इंटर करता है एयर, ठीक है। उसके बाद में वही ट्रैकिया में जाता है, यानी कि विंड पाइप में जाता है, फिर आगे जाके डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है, और सेल्स में पहुंच जाता है। द CO2 दैट इज रिलीज फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू द स्पारिकल्स, ठीक है। जैसे हमें ऑक्सीजन का टेक, मतलब हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं, CO2 को आउट करते हैं, सेम टाइप का कॉकरोच में भी यही होता है, बट थोड़ा सिस्टम अलग है कि हम नॉस्ट्रिल को दोबारा करते हैं या स्पारिकल्स को दोबारा करते हैं, ठीक है। सेम है, ज़्यादा कुछ है नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं अर्थवर्म के बारे में। जिसने अर्थवर्म नहीं देखा है वो देख सकते हो। ये हमारा क्या है, अर्थवर्म है, जिसको कि फार्मर फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है। और ये मस्कुलर होता है पूरा, ठीक है। और ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, ये स्किन के द्वारा करता है, ठीक है। ये स्किन इसकी शो हो रही है, हम पढ़ते हैं आगे पता लग जाएगा, स्किन के द्वारा करता है। देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन अर्थवर्म टेक प्लेस थ्रू द मोइस्ट स्किन, यानी कि जो इनकी स्किन होती है, ठीक है, मोइस्ट होती है, गीली होती है, इसके द्वारा ये ब्रीथिंग प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। ज़्यादा है नहीं कुछ इसमें। और अब हम पढ़ते हैं फ्रॉग्स के बारे में, ठीक है, जो कि दोनों जगह रह सकता है फ्रॉग्स, ठीक है, वाटर में और लैंड सरफेस पे, दोनों ही जगह फ्रॉग्स से जो फ्रॉग्स हैं वो रह सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनको एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस है ये, ठीक है। जो दोनों जगह रह सकते हैं उनको एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। और ऑन लैंड, देखो जब ये लैंड पे रहते हैं, ठीक है, तब ये अपने नॉस्ट्रिल के द्वारा क्या करते हैं, एयर को टेक करते हैं, ठीक है, और लंग्स पे पहुंचते हैं, ठीक है। हमारा भी सिस्टम ऐसे होता है जैसे इनका होता है, ठीक है। और जब ये वाटर में रहते हैं तब ये स्किन के द्वारा क्या करते हैं, मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। तो ध्यान से देखना, ये दोनों जगह रहते हैं और दोनों जगह ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। यानी कि पानी में रहते हैं जब तो मोइस्ट स्किन से करते हैं, और जब बाहर रहते हैं तब ये नॉस्ट्रिल से करते हैं, और लंग्स मतलब जो भी है हम, ठीक है, हम करते हैं वैसे ही करते हैं। फिर बात करते हैं फिश की। देखो इसमें लंग्स भी बता रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिश की। तो फिश में देखो क्या होता है, फिश हैव द स्पेशल ऑर्गन इज कॉल्ड गिल्स। फिश के पास गिल्स होते हैं जिनसे कि वो ब्रीथिंग प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। और गिल्स जो होता है वो उनके साइड में होता है, हेड के, ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये रहा, ठीक है। हेड के जो साइड में होता है इसको गिल्स बोलते हैं, ठीक है। और गिल्स आर वेल सप्लाइड विद द ब्लड विजल्स। गिल्स जो होते हैं ब्लड विजल्स के द्वारा सप्लाइड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। दीज ब्लड विजल्स और हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, ठीक है। वाटर में गैस जो होती है मिक्सड होती है, उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं कौन, गिल्स, ठीक है। फिश गल्फ्स इन वाटर टू टेक इन डिजॉल्व ऑक्सीजन थ्रू द माउथ, यानी कि जो पानी में घुली ऑक्सीजन होती है उसको ये टेक करते हैं, एंड द वाटर पासेज ओवर द गिल्स, ठीक है। जो भी वाटर होता है वो गिल्स के ऊपर से पासेज होता है, एंड द जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, प्रेजेंट इन द गिल्स टेक अप डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, यानी पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है जो घुली हुई होती है, तो गिल्स में
गिल्स में जो ब्लड वेसल्स होती है वो उसको टेक करती है एंड उसको सेंड करती है हमारे मतलब इस फिश की बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितनी भी सेल्स होती है उनमें वो सप्लाई करती है उस ऑक्सीजन को, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम CO2 को छोड़ते हैं तो ये भी CO2 को क्या करती है, आउट करती है, ठीक है। और बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स, यानी ब्लड के द्वारा फिर से CO2 को आउट किया जाता है गिल्स में, ठीक है। और एक्सपेल्ड हो जाती है फिर वो गिल्स से कहाँ, सराउंडिंग वाटर यानी कि पानी में ही एक्सपेल्ड हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। तो यानी कि जैसा हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है, वैसा ही कुछ फिश का होता है। बट फिश जो होती है, ठीक है, डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है जो वाटर में डिजॉल्व होती है उसको ये टेक आउट करते हैं बाय द गिल्स, और गिल्स ही कन्वर्ट करता है उस घुली हुई ऑक्सीजन को लेने में मदद करता है गिल्स, ठीक है। तो ये कुछ आपके एनिमल्स के बारे में हो गया। अब हम कुछ प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। तो देखो, लाइक एनिमल प्लांट्स आल्सो रेस्पायर एंड द प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जीज, ठीक है। जैसे हमें एनर्जी की जरूरत होती है तभी तो हम रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ठीक है, फूड द कन्वर्ट एनर्जी। तो ऐसे ही प्लांट्स को होती है। तो हम देखते हैं कि आगे देखो, दे गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन एंड दे टेक एन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, ठीक है, glucose into CO2 and water in the cells to get energy, and the exchange of the energy is the takes place by the process of diffusion, ठीक है। ये भी जो एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है इनमें, ठीक है, सॉरी, फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी में कन्वर्जन होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये काम जो होता है, ठीक है, आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है उसमें ही हमारा फूड तैयार होता है, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और स्टोमेटा में ये सब काम होता है। तो हम पढ़ लेते को आगे। लीव्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्यूर्स थ्रू द स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के द्वारा हम जो प्लांट्स है वो गैस का एक्सचेंज करते हैं। और स्टोमेटा जो होता है लीव्स में प्रेजेंट होता है, टिनी पोर्स होते हैं बोट है ना। और इन स्टेम इट ऑक्यूर्स टू द थ्रू द लेंटी सेल्स, यानी कि स्टेम में लेंटी सेल्स के द्वारा होता है, ठीक है। और लीव्स में स्टोमेटा के द्वारा होता है। रूट टेक अप ऑक्सीजन ट्रैप्ड बिटवीन एयर स्पेस इन द सोइल, रूट्स जो होते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, और सोइल से लेते हैं। दैट इज वाई वी शुड बी नॉट फ्लड द सोइल विथ वाटर बिकॉज वाटर फिल्स द एयर स्पेस, यानी कि हमें सॉइल को पानी से नहीं फिल करना चाहिए हमेशा कभी भी, क्योंकि अगर हम सॉइल को पानी से फिल कर देते हैं तो सॉइल में जो टिनी पोर्स होते हैं यानी कि एयर गैप जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं। उससे क्या है कि जो हमारा प्लांट है प्रॉपरली क्या नहीं ले पाता, एयर को नहीं ले पाता। इसलिए हमें प्लांट को फिर ब्रीथिंग प्रोसेस करने में भी दिक्कत होती है। तो हमें प्लांट को मतलब एक तरह से सॉफ्ट मिट्टी में, भुरभुरी मिट्टी में रखना चाहिए। इसके सोइल के जो गैप्स होते हैं उनको फिल नहीं करना चाहिए। आगे देखो, ये आपका डायग्राम है, थोड़ा इसको समझ लो। इसमें लिख रहा है कि रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सोइल, यानी कि रूट्स जो होती है सोइल से एयर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ये कुछ सोइल के पार्टिकल्स हैं, आप देख सक रहे हो, और इनके बीच में कुछ स्पेस है जहाँ से कि एयर बाहर निकलती है या फिर बाहर से एयर जो है रूट्स को मिलती है। और एयर का रूट्स को मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, वो उस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमेशा मिट्टी को ऐसे बनाए रखो प्लांट्स की को, ताकि उसको एयर फुलफिल होता रहे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपसे फिर से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर पुराने हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि चैनल को ग्रोथ मिले और आपको भी सारे चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ने को मिले, ठीक है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।